हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आपसे अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। बाकी जो क्लास का समय है देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अतः देखिए, इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लिया, परीक्षा के शिक्षा का। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को। तो इतना कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है साथियों वो दिया जाता है यहाँ पे। और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने से पहले देखिए, अभी तक क्लास को किसने लाइक नहीं किया है, जिसने भी लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर देंगे। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और अभी तक जिसने शेयर नहीं किया है क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके साथ या किसके लिए, बताइए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। एक मिनट क्लियर कर लेने दीजिए, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इसमें। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए। अच्छा, सही आंसर आपका सी वाला ही है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है आपकी इसी के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका दूसरा नंबर क्या देगा, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होती है, बताइए। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन जो उत्तरदायी होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक्स एंड वाई, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पुरुष में पुरुषत्व के लिए एक्स एंड वाई जो गुणसूत्र होते हैं उत्तरदायी होते हैं, इनका जो संयोजन होता है गुणसूत्र वह सही होता है। और एक्स एंड एक्स जो आपका स्त्री के लिए होता है। ठीक है, और एक्स एंड वाई जो आपका पुरुष के लिए होता है, इतने याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका देखें, तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर का तीसरे पे। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, बताइए। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को आपका जड़त्व का नियम कहा था। जड़त्व जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को आपका जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका चौथा नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव्य के दाब की गणना करना चाहे तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं हुई, बताइए। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव्य के दाब की गणना करना चाहे तो उसे निर्धारित करने की कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव्य के दाब की गणना करना चाहे तो उसे निर्धारित करने के लिए पात्र के तल की पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका जो मात्रा है अपेक्षित नहीं होती, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पांचवा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का उच्च न्यायालय की परामर्श जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं क्या, बताइए। उच्च न्यायालय के परामर्श जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या आते हैं, तो उच्च न्यायालय के परामर्श जारी करने के शक्ति के अंतर्गत आपके आते हैं साथियों यहाँ पे संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये सभी के सभी आते हैं। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये सभी आते हैं। तो जो आपका डील अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 5वें पे। ठीक है, अगला आपका छठा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, बताइए। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1963 में। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे किसके खिलाफ लेके आया गया था पहला प्रस्ताव। ठीक है, पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लेके आया गया था, आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 7वां नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को जो है रोमा कहकर संबोधित किया था, बताइए। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को जो है रोहमा कहकर संबोधित किया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पाल साम्राज्य को। जो आपका ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब अरब यात्री सुलेमान ने जो है पाल साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 8वां नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सर सैयद अहमद खान। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर हो। ठीक है, सर सैयद अहमद खान जो है मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए क्या बने थे, पद प्रदर्शक बने थे। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 9 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है, पुस्तक है। तो इसके रचनाकार आपके हैं महात्मा गांधी जी। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार आपके महात्मा गांधी है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 10वां नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी, बताइए। जहांगीर के निर्देश पर किसने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला ने जो है किसके निर्देश पर, तो जहांगीर के निर्देश पर किसकी, तो अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 11 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर का साथी है इस पर, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है, बताइए। दहसाला बंदोबस्त जो है किससे संबंधित है, तो दहसाला बंदोबस्त आपका संबंधित है तोडरमल से। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। दसाला बंदोबस्त जो आपका तोडरमल से संबंधित है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देने की कोशिश करेंगे। आपका 12 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्योंकि, बताइए। शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी होता है, जो नल होता है उसका पानी जो होता है गर्म होता है, उसका रीजन क्या होता है, तो इसका रीजन होता है साथियों पृथ्वी के भीतर जो है तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो जो पाइप अंदर लगी होती है उसका पानी गर्म होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान जो है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसके वजह से रीजन आपका यही है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 13 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 13 पे राइट आंसर होगा पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या, बताइए। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है प्रकाश का अपवर्तन। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 13 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 14 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा अब अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, बताइए। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 पे। ठीक है, अनेक घरेलू उपकरणों से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 15 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, बताइए।
निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ये क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में इन्होंने जो आपका राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 16 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नेप्थलीन का मुख्य स्रोत आपका होता है कोल टार, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को नेप्थलीन का मुख्य स्रोत आपका होता है कोल टार। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 17 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 पे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष जो है उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष जो उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 10 वर्ष, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष जो है उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? बताइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो है कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर होता है 65 वर्षों तक, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में जब तक उसकी आयु जो है 65 वर्ष की ना हो जाए तब तक वो जो है सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश बना रह सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखेंगे 19 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या होगा? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ब्रह्मचर्य को, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में आपका ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 20वें पर राइट आंसर क्या देगा? महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? बताइए, महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो आपकी कहलाती है साथियों आपकी महावीर निष्क्रमण, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना आपकी महावीर निष्क्रमण की संज्ञा कहलाती है। ठीक है, और जहां पर उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन करते हैं सारनाथ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 21 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा? बताइए, अपना तो पांचवा या छठा आता है, पांचवा आता है, मैंने कल बताया था कि पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में अपना जो है विश्व में पांचवा स्थान आता है भारत का। लेकिन सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? सबसे पहले नंबर पे आपका आता है साथियों यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, क्लियर है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए 22 नंबर, 22 पे बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है क्या? बताइए, बागानी कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो देखिए, बागानी कृषि के अंतर्गत आपका जो है चावल नहीं आता है, बाकी नारियल, कहवा, रबड़ ये सभी आपके बागानी खेती की अ, बागानी कृषि के अंतर्गत आएंगे, लेकिन चावल जो आपका बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 23 नंबर, 23 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या देगा? खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है क्या? बताइए, चावल की कृषि, गेहूं की कृषि, गन्ना की कृषि या मक्का की कृषि? तो खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत जो दिया गया यहाँ पे गन्ना की कृषि नहीं आती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसका है गन्ना की कृषि जो आपका खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 24 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना? बताइए, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र राज्य की, जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में इंद्रावती जल विद्युत परियोजना जो आपकी महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखेंगे 25 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? बताइए, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे खरोष्ठी लिपि, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, खरोष्ठी लिपि को जो है प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। ठीक है, मतलब
इधर से इधर लिखा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे 26 बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या देगा। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ था, बताइए। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जो है किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1995 में, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। विश्व व्यापार संगठन WTO जो आपका 1995 में कार्यान्वित हुआ था। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 27 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, बताइए। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है साथियों आपका कोलकाता में, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। याद रखेंगे आपसे, जो भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय आपका कोलकाता में स्थित है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 28 नंबर 28 बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है, बताइए। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मिनिंद पन्हो में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे 29 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी, बताइए। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गुरु अमरदास ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 30 नंबर क्या देगा, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है। पारसी धर्म के संस्थापक हैं कौन। तो पारसी धर्म के संस्थापक की अगर बात की जाएगी तो आपके जोरोस्टर हैं, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। पारसी धर्म के संस्थापक आपके जोरोस्टर हैं, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 31 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है किसके, बताइए। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है किसके। तो एलोरा में हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर जो आपके बौद्ध जैन और हिंदू ये तीनों धर्मों के हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 32 बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा। हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ, बताइए। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। हाथी उत्सव की बात की जाएगी तो हाथी उत्सव जो आपका मनाया जाता है साथियों मनाया जाता है आपका यहाँ पे जयपुर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। हाथी उत्सव मनाया जाता है आपका जयपुर में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 33 बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं किससे, बताइए। लॉर्ड मैकाले किससे से संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले की अगर बात की जाए तो लॉर्ड मैकाले आपके संबंधित हो जाएंगे यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर से उसका है। लॉर्ड मैकाले संबंधित आपके अंग्रेजी शिक्षा से, ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 34 नंबर बताने की कोशिश करेंगे 34 पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। किस भाषा को जो है भारतीय आर्य भाषा की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि के नामों से जो है जाना जाता है, बताइए। तमिल को, हिंदी को, संस्कृत को या उर्दू को। तो आपका राइट आंसर हो जाता है संस्कृत भाषा को, जो आपका सील ऑफ विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। संस्कृत भाषा को जो भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि के नामों से जो है जाना जाता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बनेगा आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, बताइए। मेघ का गर्जना जो होता है वायुमंडल की किस परत में होता है। आयन मंडल में होता है, ओजोन मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है या समताप मंडल में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका ये होता है क्षोभ मंडल के अंतर्गत, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर से को। मेघ गर्जन जो है वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास है अच्छी लगी है या कैसी भी लगी हो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो बाकी जो रहेगा आप लोग हमें कमेंट करके पूछ लेंगे कोई भी डाउट रहेगा तो, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भाई, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी। और देखिए क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे आपके अगली क्लास में।